स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो रिमेनिंग पार्ट हैं जो पिछली वीडियो में रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। और आज हमारे पास 3 पार्ट्स हैं जिनमें से पहला है जनाब ब्रोंक्यूल, दूसरा है जनाब एल्वियोलाई और तीसरा है लंग्स। यानी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्कस कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नोज और फेरिंक्स शामिल हैं, जबकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को हमने शुरू किया था, इसमें लैरिंक्स शामिल है, ट्रैकिया शामिल है, ब्रोंकाई शामिल है। यानी लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई तक हम पहुंच चुके थे, इनको हमने पढ़ लिया है, ये खत्म कर लिया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख लें। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रोंक्यूल से जनाब। ब्रोंकाई आगे जाकर जब लंग्स के अंदर एंटर होती हैं तो ये मजीद, जिस तरह मेरी उंगली, हाथ की उंगलियां इस तरह मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड हो रही हैं, ये मजीद छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती हैं। और उन छोटी ब्रांचेस में से आस्ता आस्ता कार्टिलेज भी रिमूव हो जाते हैं, वो कार्टिलेजिनियस रिंग्स, प्लेट सब खत्म होकर ये सिर्फ और सिर्फ फाइब्रियस इलास्टिक टिश्यूज जो हैं उन पर मुश्तमिल हो जाती हैं। और इस हालत में हम इनको, इस पोजीशन में हम इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इन द लंग्स एंड फॉर्म्स द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई लंग्स में, जैसे मैंने बताया, फर्दर जाती हैं, डिवाइड होती हैं और छोटी वेजल्स या नालियां बनाती हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल के डायमीटर की ऊपर बात करते हैं, देयर डायमीटर इज अबाउट 1 mm और लेस। याद रखिएगा कि ट्रैकिया का जो डायमीटर था वो 1 to 2 cm था, 2 cm का डायमीटर था, काफी बड़ा। ठीक है, फिर जब हम ब्रोंकाई पे आए तो डायमीटर कम होता गया, 1 cm से भी रिड्यूस हो गया। और जब हम ब्रोंक्यूल्स पे पहुंच गए तो नालियां इतनी छोटी हो गई हैं कि इनका जो डायमीटर है वो 1 mm और लेसर होता है, यानी 1 mm से भी कम होता है। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, they can change their diameter to either increase or decrease the flow of air। यहां पहुंचकर याद रखिएगा कि एयर जब नाक से दाखिल हुई, लैरिंग्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई से होती हुई जब ब्रोंक्यूल में से एल्वियोलाई में एंटर होगी, एल्वियोलाई इंतहाई सेंसिटिव मटेरियल है। अगर उसके अंदर बड़ी स्पीड के साथ हवा एंटर हो जाए या डायरेक्टली रश करके हवा एंटर हो जाए तो एल्वियोलाई के फटने का खतरा होता है और लंग्स के डैमेज होने का खतरा होता है। लिहाजा ब्रोंक्यूल के पास ये सलाहियत है कि वो अपना डायमीटर कम या ज्यादा करके जो एयर का फ्लो है उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जब बहुत ज्यादा रश करके एयर आ रही हो तो ये उसे डिक्रीज करते हैं, स्लो करके लंग्स में पहुंचाते हैं। और जब एयर बहुत स्लो हो रही हो तो ये उसे तेज भी कर सकते हैं, उसको, उसके फ्लो को इंक्रीज भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दे लेक कार्टिलेज, रिंग्स और प्लेट्स। कार्टिलेज के रिंग, प्लेट, इनके अंदर कुछ भी नहीं होता, बट हैव सर्कुलर स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। जैसे मैंने बताया, सर्कुलर, गोल, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर के बने होते हैं इन देयर वॉल, उनकी दीवारों में, विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। याद रखिएगा, मसल जहां भी होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनका डायमीटर छोटा हो जाता है, फ्लो ऑफ एयर कंट्रोल हो जाता है, स्लो हो जाता है। और जब ये रिलैक्स होते हैं डायमीटर बड़ा हो जाता है और एयर का फ्लो तेज हो जाता है। तो इस तरह से ये इन स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर की वजह से एयर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी मूवमेंट को। टाइप्स की बात करते हैं, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल की 2 मेन टाइप्स हैं, नंबर 1 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, नंबर 2 रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम टर्शियरी ब्रोंकाई। जब टर्शियरी ब्रोंकाई की हमने बात की थी, ब्रोंकाई की 3 किस्में हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई आगे जाकर जो पहले वाले ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं, ब्रोंक्यूल में जैसी चेंज हो जाती हैं, उन ब्रोंक्यूल्स को टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, यानी कि ये ब्रोंकाई की तरफ होते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कौन से होते हैं जनाब? वो ब्रोंक्यूल्स जो कि एल्वियोलाई से टच होते हैं, एंड पर जो एल्वियोलाई में जाते हैं, एल्वियोलर डक्ट बनाते हैं, उनको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स व्हिच एंटर इनटू द एयर सैक्स ऑफ और alveoli एंड फॉर्म द एल्वियोलर डक्ट्स। ये एल्वियोलर डक्ट बनाते हैं, एल्वियोलाई के पीछे जो डक्ट लगी हुई होती है। फॉर एग्जांपल ये एक एल्वियोलाई है तो एल्वियोलाई के पीछे ये वाली जो डक्ट है ये है जनाब रेस्पिरेटरी
ब्रोंक्यूल। उसके बाद इनके फंक्शन की बात करते हैं, दो मेन फंक्शन करते हैं। दे लीड द एयर इनटू एल्वेलाई, ब्रोंकाई का काम यह है कि वो एयर को लीड करके एल्वेलाई में ले जाते हैं। एंड दे आल्सो कंट्रोल द एयर फ्लो इनटू द एयर सैक्स। जैसे मैंने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर एयर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जब वो एयर सैक के अंदर इंटर हो तो उसकी स्पीड मैनेजेबल हो, वो प्रॉपर तरह से प्रॉपर स्पीड में इंटर हो। तो ये हो गया जनाब ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के ऊपर। अब हम जाते हैं जनाब एल्वेलाई के ऊपर बात करते हैं। एल्वेलर डक्ट्स कंटेन मैनी एयर फिल्ड सैक्स कॉल्ड एल्वेलाई। जो एल्वेलर डक्ट हैं जैसे मैंने बताया वो आगे जाकर उनके एंड होती हैं एक थैली के ऊपर, एयर सैक के ऊपर। इस सैक को एयर सैक या एल्वेलाई कहते हैं। नंबर की बात करते हैं जनाब, ह्यूमन लंग्स कंटेन अप्रोक्सीमेटली 700 मिलियन एल्वेलाई। स्टूडेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि ह्यूमन लंग्स अप्रोक्सीमेटली कंटेन डैश मिलियन एल्वेलाई। कितने मिलियन? 700 मिलियन एल्वेलाई हमारे लंग्स के अंदर, दोनों लंग्स के अंदर तकरीबन पाए जाते हैं जनाब। इनके सरफेस एरिया की बात करें, दे मेक 70 to 90 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस। हमने शुरू के लेक्चर में देखा था कि रेस्पिरेटरी सरफेस की को बहुत ज्यादा होना जरूरी है, बहुत बड़ा सरफेस एरिया होना चाहिए जहां से ज्यादा गैसें डिफ्यूज हो सके। तो लंग्स के अंदर ये जो 700 मिलियन एल्वेलाइज हैं, अगर इनको हम खोल दें और खोलकर इनको प्लेन करके रखें तो हमें अंदाजा होता है कि ये 70 से लेकर 90 मीटर स्क्वायर, और ये तकरीबन कितना एरिया बनेगा? एक फुटबॉल ग्राउंड जितना। एक फुटबॉल ग्राउंड तकरीबन 90 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा होता है। तो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना एरिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी इस चेस्ट के अंदर जो है वो कैद करके रखा हुआ है कि यहां से गैसेस जाकर अंदर डिफ्यूज होती हैं जी। इतना एरिया ये बनाते हैं। थिकनेस की बात करें, देयर वॉल्स ऑफ ईच एल्वेलाई इज ओनली 0.1 माइक्रोमीटर थिक। सेंटीमीटर से बात चली थी, करते 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 एल्वेलाई की जो वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर थिक होती है। रीजन ये है कि जितनी कम थिक होगी इतना डिफ्यूजन के लिए फासला कम हो जाएगा और गैसेस इजीली ब्लड में डिफ्यूज हो जाएंगी। इस तरह से ये बहुत फायदेमंद साबित होता है। और इसके साथ ही ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ईच एल्वेलाई इज सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे काम भी सामने आ गया कि जनाब एल्वेलाई के साथ ही बिल्कुल इस तरह से, जैसे ये एल्वेलाई है तो इसके ऊपर बिल्कुल यहां पर एक ब्लड कैपिलरी होती है। फॉर एग्जांपल इस पेन से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक ब्लड कैपिलरी है जिसने इसको घेरा हुआ है। इस तरह से इस ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड है और उस ब्लड के अंदर जो है वो जरूरी गैसेस मौजूद हैं। वो जरूरी गैसेस यहाँ से डिफ्यूज इन हो जाती है एल्वेलाई में, और एल्वेलाई से जो गैर जरूरी गैसें हैं वो वापस ब्लड में चली जाती हैं और ब्लड लेकर बॉडी से बाहर चला जाता है। इस तरह से ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है जनाब। ये हो गई। इनके फंक्शन को देखते हैं। इट इज द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये साइट है गैसेस की एक्सचेंज के लिए। जैसे मैंने यहाँ आपको बता दिया, अमूमन ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर बाहर आती है। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स। बहुत बड़ी तादाद में है तो लंग्स का सरफेस एरिया बनाती हैं जिससे लंग्स ज्यादा इफेक्टिव काम करते हैं और ज्यादा इजीली गैसेस को अंदर हम इनहेल कर सकते हैं जनाब। लंग्स के ऊपर आ जाते हैं। लंग्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। प्रिंसिपल ऑर्गन का मतलब होता है कि जनाब बहुत ही मेन ऑर्गन, अगर रेस्पिरेशन का हम बात करें तो वो लंग्स है जनाब। लंग्स आर द मेन ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। मेनली जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ लंग्स आता है जनाब, क्योंकि लंग्स ये प्रोसेस बेसिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं। देयर आर 2 लंग्स इन ह्यूमन। इंसान के अंदर ज्यादातर वर्टिब्रेट्स के अंदर 2 लंग्स पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं जनाब? जरा इंसानी लंग्स की राइट और लेफ्ट लंग के मुतालिक थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ लिखा है मैंने। राइट लंग रिप्रेजेंट 56% ऑफ द टोटल लंग्स वॉल्यूम। राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपको पता है हार्ट होता है और राइट तरफ हार्ट नहीं होता। तो राइट लंग जो है, ये वाला राइट लंग है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है और जो कि 2 फिक्सचर के जरिए, 2 ऑब्लिक फिक्सचर के जरिए 3 लॉब्स में डिवाइडेड होता है। ये है सुपीरियर लोब, ये है मिडिल लोब, ये है इंफीरियर लोब। यही लिखा हुआ है कि it represent the 56% of the total lungs volume and divided into 3 lobes, superior, middle and inferior lobes। इसके अंदर ये 3 किस्म के lobes पाए जाते हैं और 2 फिक्सचर ने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। लंग्स, लेफ्ट लंग के ऊपर बात करें, it represent 44% of the total lungs।
टोटल लंग्स वॉल्यूम का 44% जो है वो लेफ्ट लंग होता है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब्स सेपरेटेड बाय एन ओब्लीक फीचर। इसके अंदर भी एक ओब्लीक फीचर होता है, बिल्कुल इस तरह से खड़ा हुआ एक फीचर होता है ओब्लीक टाइप का, जो कि इसको दो हिस्सों में सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड करता है। और ये थोड़ा सा छोटा होता है, मैंने यहाँ बेशक बड़ा बनाया है लेकिन इसका साइज जो है वो राइट लंग के मुकाबले में थोड़ा सा इस तरह से छोटा होता है, साइज में ये छोटा होता है। तो इसमें दो लोब्स होते हैं, इसमें 3 लोब्स होते हैं। ये 56% है, ये 44% है टोटल लंग्स वॉल्यूम का। और इस तरह से ये जो चीज इनको सेपरेट करती है इसे फिस्चर कहा जाता है। लोकेशन की बात करें, हमें पता है कि लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। मोस्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी इज फिल्ड विद, चेस्ट कैविटी को हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। इट इज फिल्ड विद द लंग्स, ये ज्यादातर लंग्स के साथ भरी हुई है। देयर बेस रेस्ट ऑन द डायाफ्राम, इनकी जो बेस है नीचे का ये जो एरिया है, ये आकर यहाँ एक बड़ा सा मसल होता है, उसे डायाफ्राम कहते हैं, हमारे यहाँ पर मौजूद है। इस डायाफ्राम के ऊपर इनकी बेस आकर जुड़ी हुई होती है, रेस्ट करती है, जबकि इनकी एपेक्स जो है वो यहाँ पर क्लेविकल रीजन को पहुंची हुई होती है। ये क्लेविकल बोन हमारी जो है इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर लंग्स की जो ऊपर वाली एपेक्स है वो मौजूद होती है जनाब। उसके बाद both the lungs are surrounded by a double membranous structure called pleura। दोनों लंग्स के ऊपर अगर हम बात करें तो इस तरह से एक डबल मेम्ब्रेन ने इन लंग्स को घेरा हुआ होता है पूरे का पूरा, और इस मेम्ब्रेन को हम पेलूरा कहते हैं जी। याद रखिएगा कि ये डबल लेयर है, एक बैरूनी लेयर है जो कि चेस्ट कैविटी से मिलती है और दूसरी अंदरूनी लेयर है। इस तरह से एक पूरी इनके ऊपर एक डबल लेयर चढ़ी हुई होती है, इस लेयर को हम पेलूरा कहते हैं। ठीक है जी, इसे प्लूरा कहा जाता है इस मेम्ब्रेन को। और इसके भी दो हिस्से होते हैं, एक एक्सटर्नल प्लूरा है। एक्सटर्नल प्लूरा जो है उसे हम कहते हैं जनाब पेरिटोनियल प्लूरा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये पेरिटोनियम जो पेट की या चेस्ट की बाहर की कैविटी है उससे टच होती है, और दूसरी अंदर वाली जो लंग से टच होती है उसे विसरल प्लूरा कहा जाता है, यानी वो लंग्स की तरफ होती है, लंग्स के करीब होती है ये अंदर वाली। और इसके बीच में यहां पर इस दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में यहां पर स्पेस होती है और उसके अंदर एक उसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। इस प्लूरल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है और ये फ्लूइड जो है ये लंग्स को झटकों वगैरह से कुशन देता है, शॉक झटकों से उसे महफूज रखता है जनाब। तो इस तरह से ये लंग्स की हिफाजत करता है और उसे जो हम गिरते हैं या चोट लगती है या कुछ भी होता है उसमें जो झटके आते हैं उनसे विसरल प्लूरा जो है या प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है ये लंग्स को महफूज रखता है। तो ये था आज हमारा जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। कल हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे। होप के आपके लिए ये लेक्चर बड़ा फायदेमंद साबित होगा। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जनाब वो नोट्स नहीं लिख सकते, तो जैसे ही मैं यहाँ से हट जाता हूँ आप इसका बोर्ड खाली हो जाता है, आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें और उसी को अपने पास नोट कर लिया करें, क्योंकि यही नोट्स बने बनाए आपको मिल जाएंगे। आई होप कि आपके लिए ये लेक्चर फायदेमंद साबित होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।